सभी बच्चों को नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो रहने वाला है। बहुत से बच्चों ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया कि उनको भी टाइपिंग के लिए मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है। तो उन बच्चों ने कहा कि भैया एक बार जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी को प्रॉपर एक्सप्लेन कर दीजिए कहाँ कहाँ पर क्या काम होता है, तो किस तरह से काम करना पड़ेगा। तो ये वाले जो सीरीज़ मैं चलाऊँगा कम से कम 4 से 5 वीडियोज़ में मैं ख़त्म करूँगा इसको, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। मैं एक तरफ से जो भी काम होंगे उन डिपार्टमेंट में उनको मैं आराम से एलिब्रेट करूँगा, तो जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा है। और मेनली यहाँ पर हम 2-3 काम ये करेंगे कि पहला तो काम ये रहेगा कि जिस डिपार्टमेंट को आप चूज़ करोगे, मतलब जो बताऊँगा मैं, तो उस डिपार्टमेंट में क्या काम रहते हैं उसके बारे में बताऊँगा। एज़ ए जूनियर स्टूडेंट आपको वहाँ पर क्या काम करने को मिलेगा। और तीसरा मेन सबसे इम्पोर्टेंट है लोकेशन। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं किसी को लखनऊ चाहिए प्रॉपर, तो लखनऊ में कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा रह सकता है। दूसरा कोई कह रहा है कि हमें प्रयागराज चाहिए, तो प्रयागराज में कौन सा डिपार्टमेंट उनको मिलेगा। कोई बच्चे हैं वो चाह रहे हैं कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाए, चाहे वो गोरखपुर के हों, बलिया साइड के, कहीं पर भी हों, बट उन्हें किसी एनसीआर से या हेड ऑफिस लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद से मतलब नहीं, उन्हें बस सिर्फ अपना मतलब होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। तो ये सारी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर एक वीडियो में। हम सिर्फ स्टार्टिंग के 10 डिपार्टमेंट के बारे में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास डिपार्टमेंट आता है। ये डिपार्टमेंट मोस्ट अवेटेड है, लगभग सारे बच्चे इस डिपार्टमेंट के बारे में पूछते ही हैं। इसमें पहला है राजस्व विभाग, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ सहायक। ये है जनपद स्तर का। ये आपका पहले नंबर पे है जिसमें 1150 वैकेंसीज हैं। ओके, तो देखो इस डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं स्टार्टिंग से। ये जो डिपार्टमेंट है राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये कह सकते हो यूपी का और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट में से एक माना जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि ये अ, अ, जब इंग्लैंड की यहाँ पर मतलब ब्रिटिश का रूलर था, यहाँ पे रूल था, उसके बाद से ही ये डिपार्टमेंट हमारे पास में आया था। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए स्पेशली था, लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो मेन फोकस होता है, डिपार्टमेंट का मेन फोकस क्या होता है कि खसरा खतौनी जमाबंदी, म्यूटेशन जो होती है, सक्सेसर होता है, इनको विरासत बनाना, ये सारा का सारा इनके मेन काम होते हैं। सेकंड इनका मेन जो वर्क होता है वो होता है जाति आय निवास, ये सारी की सारी चीज़ें बनाना। मतलब जो लेखपाल होगा वो फील्ड पे जाकर ये सारे डेटा कलेक्ट करेगा। एज ए जूनियर स्टूडेंट आपको वहाँ पर कंप्यूटर वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में होता है कि जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं भाइयों के बीच में या परिवार के बीच में या दो फैमिलीज़ के बीच में, गांव में जितने जितने भी बंटवारे होते हैं ना, बंटवारों को लेकर जो विवाद हो जाता है या लैंड डिस्प्यूट होता है, वो सारा का सारा यहीं पर इसका समाधान होता है। ये आपको पता ही होगा। और आपने शायद जो बच्चे लेखपाल के हैं उन्होंने पढ़ाई होगा कि तहसील भी एक तरह से अपनी जुडिशियल न्यायिक क्षेत्र काम करता है। तो यहाँ पर भी एज ए जज ये काम करते हैं। तो वहाँ पर फिलहाल ये काम इस डिपार्टमेंट का भी है। फिर उसके बाद एक काम रहता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट करना। जैसे फसल बीमा कर दिया, कोई बाढ़ आ गई और कहीं पर फसल बर्बाद हो गई, आग लग गई, तो उनको किस तरह से उनका मुआवजा दिया जाए, ये भी उनका काम होता है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहता है। और मेनली इनका काम रहता है कि जो लैंड रेवेन्यू होता है उसको उसको कलेक्शन करना, ये भी एक इनका मेन काम होता है। अब उसके बाद में एज ए जूनियर असिस्टेंट आपका यहाँ पर क्या काम होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर एज ए जूनियर असिस्टेंट आपको काम मिलेगा कि जो दस्तावेज आपके पास या मैटर आता है उसको टाइप करना। ओके। सेकंड क्या है कि जो खतौनी तैयार करना, भूमि का जो कह सकते हो कि किसी ने मतलब ज़मीन बेच दी, किसी और को बेच दी, तो अब वहाँ से उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना या अपडेट करना, ये अभी का काम दे दिया जाएगा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि कभी कभी ऑफिस से जीओ निकाले जाते हैं, आदेश निकाले जाते हैं, नोटिस निकाले जाते हैं। ये मैनुअली मान सकते हैं कि ये एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, इनके ये लोग कोई आदेश निकालते हैं तो उसको आपको प्रॉपर टाइप करना पड़ेगा और उसको पब्लिश करना पड़ेगा। ये आपका है। फिर एक इस टाइम अब बहुत चल रहा है आईजीआरएस, जन सुनवाई, ये सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पर उनका निस्तारण आपको करना पड़ेगा, ये सारा काम है। फिर जैसे मैंने बताया था अभी कि राजस्व के जो तहसील जो कोर्ट होती है, राजस्व न्यायालय, इनके केस के जो होते हैं उनको दस्तावेज का मैटर होता है उनको भी आपको बनाना पड़ेगा। मतलब बहुत मोटी मोटी फाइल बन जाती हैं इसमें, और कह सकते हो कि काफ़ी हैवी वर्क वाला डिपार्टमेंट है आपके लिए। और उसके बाद में अब हम आते हैं सेकंड का आपका काम क्या रहेगा
कि जैसे रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो गया, फाइलिंग हो गई, ये आपका एक वर्क रहेगा, जिसमें जैसे दाखिल खारिज होती है, दाखिल खारिज की एंट्री होती है, रजिस्टर मेंटेन करना। दाखिल खारिज का मतलब किसी ने आपने अपनी ज़मीन, मतलब आपने किसी ज़मीन खरीदी तो उसके नाम से जो अब ज़मीन थी वो आपके नाम पर आ जाएगी, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये मैनुअली भी होता है और डिजिटल भी होता है, मतलब जो कंप्यूटर पे भी ये करना पड़ता है। जो भूलेख जो वेबसाइट होती है वहाँ पर भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेकंड का कंप्यूटराइज खतौनी जो होती है भूलेख, ये आपको तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद में जो पुराने कागज़ होते हैं, अब तो सारा का सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो जितने पुराने आपकी फाइलें कागज़ होती हैं वो आपको प्रॉपर स्कैन करके आपको उनको डिजिटली सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अब ई ऑफिसेस आने वाले हैं हर एक जगह पर। फिर जो सीएससी केंद्र से आपने पता ही होगा, जो सीएससी पीएससी केंद्र होते हैं, लोकवाणी केंद्र, यहाँ से जो फॉर्म फॉरवर्ड होते हैं, चाहे वो आय होता है, मूल जाति के वाले होते हैं ना, इन डिपार्ट यहाँ से जो चीज़ें फॉरवर्ड होती हैं तो आपको उनको वेरीफाई करके इनको आगे बढ़ाना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, ये काम आपका भी करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो एनआरसी पोर्टल होता है, एनआरसी पोर्टल जो अब नेशनल इन्फॉर्मेशन जो पोर्टल होता है सेंटर, ये वाला, यहाँ पर जितने भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, शिकायतें मिलेंगी, इनका निस्तारण भी आपको करना पड़ेगा रिलेटेड टू रेवेन्यू, या ज़मीन से लेकर जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारा काम करना पड़ेगा। एक आपका मेन काम क्या रहेगा, कोर्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे आपको करने पड़ेंगे। एज ए जूनियर स्टूडेंट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने वाले जो हमारे कनिष्ठ सहायक से लेकर जो बड़ी सहायक और प्रधान हो जाते हैं वो उतना काम नहीं करते हैं टाइपिंग वाला। तो ये सब जब आप नए नए जाओगे तो आप ही को पकड़ा देंगे, चलो भाई ये नया बच्चा इसको पकड़ा दूँ। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि जैसे एसडीएम तहसीलदार के सामने जो रेवेन्यू डिस्प्यूट होकर कोई भी केस आ गया, तो उस केस की केस डायरी बनानी पड़ेगी, एक फाइल बनानी पड़ेगी, तो इसको आपको मेंटेन करने पड़ेगा। उसके बाद में इनको अगली तारीख कब देनी है, अगली पेशी कब करनी है, ये सारा का सारा आपको करना पड़ेगा। फिर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनकी भी कॉपियाँ रखनी पड़ेंगी आपको, और डिसीजंस को टाइप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ओके, ये सारा काम आपका है। तो ये जो काम ऐसे होते हैं ना कि ये जो कोर्ट से संबंधित जो भी काम होते हैं, ये काफ़ी जिम्मेदारी वाले काम होते हैं। यहाँ पर आपको एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक्यूरेसी आप मेंटेन नहीं करोगे तो कल को अगर मान लीजिए किसी ने हायर अथॉरिटी में चैलेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर एक काफ़ी मतलब जिम्मेदारी वाला काम आपके लिए रह जाएगा। फिर उसके बाद में जो कह सकते हो कि ऑफिस के जो पत्राचार होते हैं वो भी आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ईमेल को निकालना, डाक को भेजना, रिसीव करना, ये तो मैनुअली हर एक डिपार्टमेंट में होता है। ये सारा का सारा आपको करना पड़ेगा। अब ये सारे आपके काम आ गए। अब लास्ट में बताएंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है इसमें। तो क्योंकि ये एक्चुअली हाँ जनपद स्तर का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तो यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग है वो तहसील कार्यालय में हो सकती है, तहसील में हो सकती है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, और एसडीएम कार्यालय में हो सकती है, डीएम ऑफिस हो सकती है। यहाँ पर इन 3 जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और लोग डीएम ऑफिस बोलते हैं, और डीएम ऑफिस में आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ जाएगा, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। इन 3 जगह पे हो जाती है। एक्चुअली पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, तो इसलिए काम बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑडियो में और आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे 55 से 12 की भी टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो टेस्ट मेंटोर पर प्रैक्टिस करें अपने, तो वहाँ से इनका रिकॉर्ड 100% रहा है। भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अच्छा इन्होंने अपना प्रोग्रेस करी थी, बहुत से बच्चे सिलेक्ट भी हुए, और ज़्यादा नहीं, 100 रुपीज़ का केवल है। और अगर आप मेरा कूपन कोड लगा देते हैं धर्म20, तो आपको जो 100 रुपये का कोर्स है वो आपको 80 रुपये में पड़ जाएगा। तो जाइए ज़रा उस पर अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करिए। आपको पहला डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है उसको आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास में आते हैं सेकंड डिपार्टमेंट, जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट कनिष्ठ सहायक मंडलायुक्त कार्यालय अधिष्ठान। मंडलायुक्त का मतलब होता है कि कमिश्नर ऑफिस, कमिश्नरेट ऑफिस को बोलते हैं। और एक्चुअली जो कमिश्नरेट ऑफिस होता है ये रेवेन्यू ऑफिस डिस्ट्रिक्ट और शासन के बीच की एक लिंक होता है, चैन होती है बीच का, मीडिएटर टाइप कह सकते हो। ये शासन, ये जो नीचे से रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जितनी भी स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, सारी की सारी रिव्यू कर शासन को भेजता है। मेनली काम इनका ही होता है। तो इनका और सेकंड वर्क क्या होता है कि जो मतलब एक मंडल में जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन निगरानी का काम इन्हीं का होता है, इसी डिपार्टमेंट का होता है। एक मंडल का मतलब जैसे अगर कह सकते हो कि कानपुर मंडल की बात करी है तो कानपुर में इसका हेड ऑफिस होगा। तो कानपुर में जितने 5-6 जिले आते हैं सभी की सभी का रेवेन्यू की निगरानी यही डिपार्टमेंट करेगा। और सेकंड इनका काम क्या होता है कि डीएम एसडीएम तहसील स्तर से जो भी योजनाएं होती हैं उनका रिव्यू यही करता है।
राजस्व के जो मामले होते हैं, अपील के मामले होते हैं, उनकी भी यहाँ पर ये इनकी रिव्यू करता है। ओके, रेवेन्यू अपील को ही देखता है। रेवेन्यू अपील का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे मान लो दो भाई हैं, राम और श्याम, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट चला था लैंड का। तो लैंड का डिस्प्यूट में जो नीचे तहसीलदार या एसडीएम के लेवल से जब वहाँ पर न्यायिक अपील करेगी, तो राम के पक्ष में मान लीजिए फैसला सुना दिया गया। अब क्या हुआ कि श्याम को फैसला पसंद नहीं आया, तो श्याम क्या करेगा कि अब जो हायर अपील करेगा वो कमिश्नरेट में करेगा जाके, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में। ये बात की हो जाती है, सबसे पहले वो जाए कमिश्नरेट में। तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड में वही जो ऊपर था, आपदा प्रबंधन, जैसे बताया था मैंने, वो काम देखना पड़ेगा इसको आपको यहाँ पे। भूमि विवाद, लेखपाल की भर्ती, यही डिपार्टमेंट की निगरानी में होती है। और सेकंड एक अच्छी चीज़ ये है कि ये रेवेन्यू के साथ साथ में एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन डिपार्टमेंट्स की भी क्रॉस रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग ये डिपार्टमेंट करता है। सोचिए, मतलब एक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट से अलग होकर ये काम करता है। इसीलिए पता है इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कमांड सेंटर भी इसको बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है। तो एज ए जूनियर स्टूडेंट आपका यहाँ पर अब क्या काम होगा, पहले आपने देख लिया क्या क्या काम होते हैं इसमें, किस तरह से वर्क करती हैं। अब तुम्हारा क्या काम होगा, जैसे मतलब ये है कि तहसील और जिले स्तर से जो भी रेवेन्यू डिस्प्यूट आए थे, जैसे मैंने पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इनकी फाइलें तैयार करनी पड़ेंगी आपको। ओके, फिर जो मंडलायुक्त कमिश्नरेट में जो फैसला सुनाया गया, अमालिज भाई राम श्याम आए, उन्होंने बताया, फिर उन्होंने जो डीएम एसडीएम तहसीलदार से जो फाइलें आई, फाइल को आपको लेना पड़ेगा, उनका सारा का सारा समरी बनानी पड़ेगी। समरी बनाने के बाद में जो भी चीज़ है वो कमिश्नरेट के सामने पेश करी जाएंगी। वो पुराना रिकॉर्ड, खसरा खतौनी जो भी चीज़ें हैं, कमिश्नरेट वो चेक करेंगे, उसके बाद में आदेश देंगे। उस आदेश को आपको केस डायरी में बाकायदा इंडेक्स के साथ में जो भी आदेश दिया गया उसका रिकॉर्ड बना कर रखना पड़ेगा, और उनको दोनों पार्टी को देना पड़ेगा, और ऑनलाइन भी इसको अपलोड करना पड़ेगा। और फिर मैंने बताया कि ये जो काम बहुत ही मतलब क्रिटिकल और फेयर रहना चाहिए, क्योंकि कल को पार्टी अगर हाई कोर्ट पे जाती है अपील करने के लिए, तो ये आपका जो फैसला कमिश्नरेट ने दिया है वही ऊपर जाकर लगाया जाता है। तो यहाँ पर एकदम आपकी टाइपिंग में एक्यूरेसी और गलती नहीं होनी चाहिए, ये आप समझ में होंगे। उसके बाद में जो जैसे जो एक दूसरा काम होता है कि क्रॉस जिलों की रिपोर्टिंग बनाना। ओके, ये जैसे भूमि का विवाद हो गया, प्रमाण पत्र का वितरण हो गया, इनमें कुछ दिक्कत आ रही है तो वो बनाना, फिर उसकी इन सभी की एक मंथली रिपोर्ट बनाना, ये भी आपका काम होगा कि पर्टिकुलर इस मंथ में इस पर्टिकुलर जंक्शन डिस्ट्रिक्ट से कितने ज़्यादा यहाँ पर मतलब आय जाति मूल बनाए गए, और कितने अप्रूव किए गए, कितने रिजेक्ट किए गए, ये आपको एक्सेल बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आपको एक्सेल भी अच्छी से आनी चाहिए। फिर आते हैं बात हम लोग पत्राचार, जो हमेशा चलता रहता है। पत्राचार हर एक डिपार्टमेंट होगा, तो जैसे डाक को लेना, डाक को रिसीव करना, फिर हर जगह उनको भेज देना, ये सारा का सारा काम आप ही का होगा। नए बच्चे हो तो आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा। फिर आपको अब ई ऑफिस आने लगा है, एनआईसी पोर्टल है, यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। ई ऑफिस में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फाइल की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि फाइल आखिर कहाँ जा रही, किस जगह पहुँच गई है, डीएम सर के पास पहुँची है, एसडीएम के पास पहुँची है। तो अब ये ऑनलाइन ही सारा कुछ दिख जाता है, तो और फॉरवर्ड आई कर दी गई है या पीछे भेज दी गई है रिएक्ट करके, तो सारा का सारा आप ही के पास में देखना पड़ेगा, और इन्हीं की आपको बाकायदा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ओके, फिर कमिश्नरेट सर के जो मीटिंग होते हैं, दौरे होते हैं, उनकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। और जैसे मान लीजिए किसी जगह पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका रिकॉर्ड आपको तैयार करके सर को देना पड़ेगा कि ठीक है, मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं मीटिंग करने, तो उनको मालूम तो होना चाहिए कि ये किस तरह का यहाँ पर केस है और क्या मैटर चलने वाला है। तो जो मंडलायुक्त कार्यालय होता है, जिसके बारे में आपको सारी जानकारी हो गई है, अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि पोस्टिंग आपकी कहाँ पर होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक जोनल वाला होता है। यहाँ जो पोस्टिंग होती है वो आपकी जितने भी 18 मंडल हैं, 18 मंडल में जो आपका मंडल का हेड ऑफिस होता है वहीं पर पोस्टिंग होगी। जैसे मान लीजिए कानपुर मंडल का हेड ऑफिस कानपुर में है, तो कानपुर में की पोस्टिंग हो जाएगी। ओके, और तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा एक मैंने पहले बताया हाईली रेपुटेटेड जॉब है, और हार्ड वर्किंग वाली भी जॉब है। यहाँ पर ओवर टाइम भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक पूरा पूरा मंडल देखना पड़ेगा। तो 2 डिपार्टमेंट आपके हो गए हैं। उम्मीद है दोनों डिपार्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा डिपार्टमेंट है, आपको मिलेगा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ सहायक खंडीय संवर्ग। ओके, खंडीय संवर्ग का मतलब क्या होता है कि ये जो ब्लॉक के अंतर्गत जो भी आते हैं,
तो उनके बारे में यहाँ बात करते हैं। सिंचाई का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर नहरों की, बांधों की, तालाबों की, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था, ये सारा का सारा काम ये डिपार्टमेंट करेगा। ओके, ये मतलब जो कह सकते हो कि जूनियर असिस्टेंट होता है, आप इस पूरे डिपार्टमेंट की बैकबोन होंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो फिर अब हम चलते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या काम होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये एक बहुत ही हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है जो फील्ड से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको नहरों का निर्माण करना पड़ेगा, या नहरों में क्या काम चल रहा है, कितनी रख रखाव है उनका, उनकी सफाई भी करनी पड़ेगी आपको। बांध को है और जो तालाब हैं, ये इनका जो संचालन है वो भी करना पड़ेगा आपका। इनकी कनेक्टिविटी कितनी है, टूटी तो नहीं है, कुछ टूटा तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये सारा सारा मतलब वहाँ पर किया जाता है। सिंचाई की जो परियोजनाएं होती हैं उनकी स्कीम्स को बनाना, उनके प्रोजेक्ट को बनाना, ये इस डिपार्टमेंट का काम है। और मेन काम ये है कि जो किसान हमारे हैं, जो बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है इंडिया की, तो उनके पास में पानी की आपूर्ति सही से जा रही है या नहीं जा रही है। फिर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ये देखना पड़ेगा आपको। जैसे हमारा जो कह सकते हो क्या होता है, उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो कितना चल रहा है। फ्लड का नियंत्रण, बाढ़ का नियंत्रण करना पड़ेगा। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है, ये सारा का सारा काम इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। अब एज ए जूनियर असिस्टेंट आपको यहाँ पर क्या काम करना होगा, किस तरह से आपकी जॉब लगेगी और कहाँ पोस्टिंग होगी, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब आप इस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो इंजीनियरिंग सब डिवीज़न में होगी। ओके, जैसे उसमें जैसे आपने अगर पढ़ा होगा कि जो सिंचाई विभाग में जो इंजीनियर होते हैं वो कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, जो मेनली होते हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं और जूनियर इंजीनियर होते हैं। यहाँ पर इनमें से किसी के पास में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ओके, एज ए जूनियर असिस्टेंट इन तीनों के पास में। अब काम क्या करना पड़ेगा आपको, फाइलों का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। कितना निर्माण कार्य हुआ है उसकी फाइलिंग। फिर मीटर रीडिंग, ठेकेदारों का बिल। क्या बात है, ठीक है, चलो आगे नहीं बोलेंगे। फाइलिंग और रिकॉर्ड, ठीक है, फाइलिंग करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, जैसे फाइलिंग रिकॉर्ड मतलब जो भी निर्माण कार्य थे उनकी क्या फाइलें हैं, कहाँ तक उनका काम चला गया है, ये काम करना पड़ेगा। एक काम इनका होता है लेखा विभाग अनुदान, लेखा विभाग वाला ये भी काम होता है इनका, जिसमें जितने भी आपके जो कर्मचारी होते हैं सिंचाई विभाग में, इनका वेतन का भुगतान ये आपको भी दे दिया जाएगा। फिर जो इनका एक काम होता है, चाहे जैसे अच्छा इनका ठीक है, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है कि जो परियोजनाएं चल रही थी उनकी मंथली रिपोर्ट क्या है, कहाँ तक चली है, ये आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। फिर सेम जैसे मैंने बताया था ऊपर कि आपको ई ऑफिस भी देखना पड़ेगा। ओके, जो इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है और जो शासन जो है, इनके बीच में जो लेटरबाजी होती है वो भी आपको काम दिया जा सकता है कि चलो भाई लेटर यहाँ से लो, ऊपर शासन को भी शासन का लेटर है हमारे पास पहुँचाओ। ये सारा काम आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं ऑडिट भी आपको करना पड़ेगा इसका। ऑडिट, हाँ, अच्छी बात है, ऑडिट भी करना ही आपको पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक आपको काम देखने को मिलेगा कि किसान से जुड़े जितने भी आपके छोटे मोटे जो कागजात होते हैं, ओके, मतलब उससे शिकायतें लेकर आए कि साहब मेरी नाली काट ली, मेरा तालाब खोद दिया, मुझे पानी नहीं दिया जा रहा, पड़ोसी बंदा है वो देखो मेरा पानी काट ले रहा है। तो जितनी भी शिकायतें हैं आपको बाकायदा देखनी पड़ेंगी, उसके बाद में इसको आप निस्तारण करेंगे। ये सारे के सारे काम आपके होते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे बोलते हैं कि भैया कोई बीटेक है, टेक्निकल से है, कोई बीटेक इलेक्ट्रिकल से है, तो उनका कहना था कि क्या मुझको अपना बीटेक का या कुछ इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, क्योंकि ये 12th क्लास की जॉब है, 12th लेवल की जॉब है, और इसमें आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या जो आपने बीटेक या एमटेक किया उसका इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो आपने बीटेक किया है इसको आप अपना जॉब में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर है, अब आपने बीटेक किया है, आपके जूनियर इंजीनियर हैं या सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप उनको दे सकते हो कि सर ये काम ऐसे नहीं, ये काम इस तरह से कर सकते हैं, तो ये आपका काम कर सकते हैं। बाकी आप देखो, ये बहुत ही मतलब एक कह सकते हो ये भी बहुत ही वर्कलोड वाला डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट किसानों से जुड़ा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर आपको काम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और करना ही पड़ेगा। फिर आपको एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि टेंडर भी होते हैं यहाँ पर, टेंडर के बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क भी होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा करप्शन भी हो जाता है।
ओके, तो बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। अगर थोड़ा सा भी आप चूक जाते हैं, हो सकता है कि एंटी करप्शन टीम आपको पकड़ ले जाए। तो आपको थोड़ा सा देख के और ईमानदारी से अपना ड्यूटी करिए, किसी भी तरह के करप्शन में ना पड़ना, ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, जो आपकी टाइमिंग आपकी बताइए 10 से 5 हर जगह होती है। तो अब आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिपार्टमेंट है खंडीय संवर्ग का, ये खंडीय संवर्ग का है। तो ये सब डिवीज़न लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर या जोनल लेवल पर, और सर्किल ऑफिस, मुख्यालय, हेड ऑफिस, यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट के। उम्मीद है सिंचाई विभाग आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला डिपार्टमेंट हमारे पास में आता है सिंचाई विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर का है ये। कनिष्ठ सहायक प्रमुख अभियंता संवर्ग, प्रमुख अभियंता संवर्ग, ये आपका अगला डिपार्टमेंट आता है। ओके, तो इसमें ये जो आपकी पोस्टिंग होगी वो चीफ इंजीनियर के यहाँ पर होगी। चीफ इंजीनियर जो एक जोनल में एक होता है, वहाँ पोस्टिंग होगी। अब देखो, थोड़ी हम पहले समझ लो कि चीफ इंजीनियर होता क्या है। हम अगर इसकी हायरार्की को समझें, हायरार्की को, कि विभाग की संरचना क्या होती है। जैसे अगर हम शिक्षा विभाग में जाते हैं तो वहाँ पर पहले आप देखते हैं मतलब कनिष्ठ सहायक सबसे नीचे चपरासी होता है, 4 क्लास, फिर उसके बाद कनिष्ठ सहायक होता है, फिर वरिष्ठ सहायक होता है, फिर प्रधान सहायक होता है, प्रधान के अधिकारी, सर चलते रहते हैं। तो ऐसे इंजीनियर में जो सबसे पहले आपका होता है जूनियर इंजीनियर, फिर उसके बाद में होता है असिस्टेंट इंजीनियर, फिर होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, फिर होता है चीफ इंजीनियर, और सबसे टॉप पे होता है इंजीनियर इन चीफ। तो जो मैंने बताया था कि इंजीनियर इन चीफ के नीचे जो चीफ इंजीनियर बताया था अभी मैंने, ये आपका सेकंड नंबर होता है। तो यहीं आपकी पोस्टिंग होगी। ओके, मतलब इंजीनियर इन चीफ से ठीक एक नीचे चीफ इंजीनियर होता है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। ओके, तो अब यहाँ पर आप काम क्या होते हैं कि यहाँ पे काम ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं और जो सेक्शन इंजीनियर होते हैं, सिंचाई से संबंधित इन्होंने जो भी काम किए, जैसे भी काम किए, कहाँ काम किए, क्या नहीं किए, इनके कार्यों का रिव्यू ये चीफ इंजीनियर करता है। अब इंजीनियर तो अब रिव्यू डायरेक्ट तो करेगा नहीं, सबसे पहले फाइलें आपके पास में आएंगी, एज ए कनिष्ठ सहायक के पास में, आप उसका रिव्यू करेंगे, उसकी समरी बनाएंगे, फिर आप उसके बाद में अपने चीफ इंजीनियर के पास में लेकर जाएंगे। तो वो इनके कार्यों का रिव्यू करता है। सबसे पहला काम आपका ये हो जाता है। सेकेंड क्या है कि जैसे बजट, मान लीजिए कहीं बोल दे कि कैनाल बननी है या नहर बननी है, तो या पानी की टंकी बननी है, तो यहाँ पर मतलब कितना बजट इन चीज़ों का हो सकता है, तो बजट का निर्धारण करना आपका काम होगा अपने चीफ इंजीनियर के साथ बैठ के। फिर जो योजनाएं हैं, योजनाओं की जो अप्रूवल है वो भी आपको करना पड़ेगा, मतलब फाइलें आप बनाएंगे, अप्रूवल तो काम ऊपर वालों का होगा, तो मतलब प्रॉपर फाइलिंग आपका काम हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ये जो होता है डिपार्टमेंट, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से, क्योंकि एक नीचे ही केवल है, तो डायरेक्ट आपका जो संबंध होगा डायरेक्ट सीधे डिपार्टमेंट का शासन से होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से, शासन से डायरेक्ट इसका आपका सीधा संबंध हो जाएगा। फिर उसके बाद में बाढ़ नियंत्रण वाले काम, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, वो वाला काम करना पड़ेगा आपको। जितनी भी वाटर से रिलेटेड जितनी भी परियोजनाएं हैं, वो सारा काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। नहर जो होते हैं, नहर का नेटवर्क होता है, उनका मास्टर प्लान भी आपको करना पड़ेगा। जैसे नहर का मतलब ये है कि कौन सी नहर सूख रही है, तो कौन सी नहर इसमें जोड़ दी है, तो जब पानी उसमें भी रहे, इसमें भी रहे, और कनेक्टिविटी प्रॉपर चलती रहे। ओके, और उसके बाद में कि जो टेंडर का अप्रूवल हुआ, नीचे वाले ऑफिस में टेंडर का अप्रूवल हुआ, वो कितना अप्रूवल हुआ, कैसे अप्रूवल हुआ, सारा का सारा आपको जांच करनी पड़ेगी उसके बाद में। और उनकी प्योरिटी को चेक भी करना पड़ेगा कि वास्तव में टेंडर क्या सही कंपनी को या सही ठेकेदार को मिला या नहीं मिला है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक, खैर आप जानते ही हैं, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलेंगे नहीं। तो ये एक आप कह सकते हो कि बहुत ही एक हाई लेवल डिपार्टमेंट है आपका, टेक्निकल डिपार्टमेंट है आपका। यहाँ पर आपको इंजीनियर सेक्शन के साथ में रहना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा मानना है आपको वर्ड के साथ साथ में एक्सेल में भी अच्छा खासा काम आना चाहिए। सारा सारा कैलकुलेशन बेस्ड डिपार्टमेंट है आपको। फिर अब आते हैं एज ए जूनियर स्टूडेंट आपको अलग काम करना पड़ेगा, जैसे बजट का और लेखा की जो स्वीकृति होती है, ये जितने भी इसके जो दस्तावेज होते हैं, फाइलें होती हैं, इनको तैयार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जितना जैसे आप किसी एक मंडल में, आपके जैसे मान लो कानपुर मंडल में ही आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो कानपुर मंडल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपने बजट प्रोवाइड करवाया होगा तालाब बनवाने के लिए या नाली बनवाने के लिए।
हर एक डिस्ट्रिक्ट को दिया होगा, तो बाकायदा उसका पूरा कॉम्पिलेशन आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि मैंने पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट को इतना दिया, इस डिस्ट्रिक्ट को मैंने नहर बनाने के लिए इतना पैसा दिया था बजट, और प्रॉपर हर एक डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर इतना बजट स्वीकृत हुआ है। ये काम आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो ई पेमेंट अब स्टार्ट हो गए हैं, ई पेमेंट हो गया, PFMS से पेमेंट हो गया, ये सारे काम आपको करना पड़ेगा। फिर इंजीनियरिंग की जो रिपोर्ट है इंजीनियर बनाएंगे, इस रिपोर्ट को आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे सीनियर सिविल इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इन्होंने जो भी अपने काम किए, ओके, काम की, इनकी जो बाकायदा जो इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपको ही बनानी पड़ेगी कि सर इतना काम हो गया, हमारा टारगेट ये लेके चल रहे थे, तो हम टारगेट से इतने आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, ये सारा का सारा आपको काम करना पड़ेगा। फिर सेम वही चीज़ है कि विभाग के अंदर के जो काम होते हैं वो भी आपको देखने को मिल सकता है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालना, अटेंडेंस लगाना, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी काम आपको, प्रबंधन वाले, मैनेजमेंट वाले काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि अब तो MIS पे काम होने लगे हैं, तो MIS हो गया, ई ऑफिस हो गया, NIC ऑफिस हो गया, इनके सारा के सारा रिकॉर्ड आपको करने को देखने को मिलेगा, और आपको ये करना भी पड़ेगा। जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो इस तरह के करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पोस्टिंग कहाँ होगी, मैंने क्या बोला, पोस्टिंग आपकी जैसे जोनल ऑफिस में होगी। जैसे कानपुर का जोनल ऑफिस कानपुर में है, इसका मंडल मेरठ हो गया, गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, जहाँ पर मतलब मंडल के जो हेड ऑफिस हैं वहीं आके पोस्टिंग होगी। तो कह सकते हो कि जो अगर जो बच्चे लखनऊ साइड के हैं तो वो लखनऊ वाला ले सकते हैं, तो आपके लखनऊ में पोस्टिंग हो जाएगी। आप ऑल ओवर लाइफ वहीं रहेंगे, मतलब ऑल ओवर लाइफ तो नहीं, लेकिन स्टार्टिंग रहेंगे। लेकिन आपकी जो पोस्टिंग का ट्रांसफ़र होगा बाद में, तो ट्रांसफ़र आपका एक मंडल से दूसरे मंडल में ही होगा, मंडल के हेड ऑफिस में ही होगा। ये नहीं कि मंडल से आपको डिस्ट्रिक्ट भेज दिया, क्योंकि आप लोग चीफ इंजीनियर के ऑफिस में रहेंगे और वो एक मंडल में एक ही रहता है। अब हमारे पास में अगला डिपार्टमेंट आता है निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार। यहाँ पर कनिष्ठ सहायक होगा। ये एक्चुअली इन्होंने निदेशालय डायरेक्टरेट लेवल का बोला है, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है। लखनऊ वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट ये रहने वाला है। तो अब इस विभाग के बारे में जान लें क्या है। ये है डायरेक्टरेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड न्यूट्रिशन लखनऊ, ठीक है। ये लखनऊ में ही इसका डिपार्टमेंट होता है और इसका हेड ऑफिस में ही सारा काम होता है। विभाग में क्या काम होगा, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जितने भी पूरा अपना यूपी है, स्टेट में आंगनवाड़ी जितने भी केंद्र हैं ऑल ओवर यूपी में, इनकी मॉनिटरिंग ये डिपार्टमेंट ही करेगा। उसके बाद में न्यूट्रिशन मिशन जो चलता है, पोषण अभियान चलता है, ये इसकी मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी। किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं, जो बच्चियां होती हैं, इनको प्रॉपर क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये इसी डिपार्टमेंट का काम है। फिर इस डिपार्टमेंट का मेन काम होता है, जैसे क्योंकि ये न्यूट्रिशन से क्योंकि ये न्यूट्रिशन से संबंधित डिपार्टमेंट है, तो यूनिसेफ से और WHO से जो एजेंसियां होती हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट आते हैं, तो आपको इनके साथ में जॉइंट प्रोजेक्ट बनाकर चलना पड़ेगा और काम करना पड़ता है डिपार्टमेंट को। उसके बाद में एक इस डिपार्टमेंट काम है कि जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं होती हैं और जो सहायिकाएं होती हैं, असिस्टेंट होती हैं, इनकी भर्ती करना इसी डिपार्टमेंट काम है। इनकी ट्रेनिंग, इनकी फंडिंग, इनका बाकायदा इंस्पेक्शन करना, ये इस डिपार्टमेंट का ही काम है। ओके, तो आप कह सकते हो कि ये जो डिपार्टमेंट है बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार, ये डिपार्टमेंट सबसे टॉप कमांडिंग ऑफिस है। उसके बाद ही नीचे सारे डिपार्टमेंट आते हैं। तो अब आपका काम क्या होगा यहाँ पर एज अ जूनियर असिस्टेंट, आप अपना भी देख लीजिए। तो बता दिया मैंने कि क्या क्या काम होते हैं इस डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती हैं, आपको वो बाकायदा उनकी लेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब जैसे महिलाओं और जो आपकी जो औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, इनकी जो स्कीम चल रही होती हैं, जैसे एक पोषण अभियान होता है, वो चल रहा होता है, आजकल टाइम चल रहा है। एक चला था प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, एक स्कीम आई थी। तो इसकी रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी कि कितना इसको लेकर बजट दिया गया है, कितनी महिलाएं, कितनी बच्चियां ऑल ओवर यूपी में इससे प्रॉफिटेबल उनको बेनिफिट हुआ। ये सारा का सारा आपको मतलब इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सोचो कितना ज़्यादा आपको वर्क करने को मिलेगा यहाँ पर। हैवी वर्क है, लेकिन जो बच्चे लखनऊ के साइड के हैं उनके लिए ठीक है ये। और सेकंड क्या है कि जितनी भी फील्ड की रिपोर्ट आती हैं,
ओके, जैसे आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी की फील्ड रिपोर्ट आती है कि वहाँ पर इतनी आंगनवाड़ी हैं, वहाँ पर इतने बच्चों को में डिलीवरी हुई, वहाँ पर इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचाया गया, इतना खाद्य सामग्री पहुँचाई गई और इतने बच्चे बीमार हैं, इतने बच्चे टीकाकरण हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है। ये सारा का सारा आपको बाकायदा ये डेटा हर डिस्ट्रिक्ट से आता है। इस डिस्ट्रिक्ट के डेटा को आपको समराइज़ करना पड़ेगा और उसका एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी और इसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये भी आपका एक काम हो जाएगा। फिर जो नए-नए प्रोजेक्ट बनते हैं, नई-नई स्कीम्स आती हैं, इसका अप्रूवल करना, इनकी बाकायदा मॉनिटरिंग करना कि जो प्रोजेक्ट बना था, शासन ने दिया है तो क्या ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है या कुछ इसमें कमी आ रही है। तो इसको बार-बार जैसे मान लो जो मंथली माल न्यूट्रिशन सर्वे होता है, आप अगर किसी डिपार्टमेंट में जाएँगे तो हर एक मंथ में 2 बार सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग होती है। सीएम डैशबोर्ड दर्पण पोर्टल बोलते हैं इसको। हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। ये डीएम सर इसकी मीटिंग लेते हैं और मीटिंग लेने के बाद में हर एक डिपार्टमेंट की कार्य की समीक्षा लेते हैं। तो सीएम डैशबोर्ड पर ये एक हर मंथली सर्वे होता है कि कितना माल न्यूट्रिशन बच्चों को मतलब दिया गया, न्यूट्रिशन हुआ और कितना कह सकते हो सूखा रोग या बीमारी से बाहर आए। तो ये सारा का सारा आपको पहले से ही ऑलरेडी अपना प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा कि शासन ने या डीएम सर ने अगर मांग दिया तो आप ये ना कहो मुझे पता ही नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हो कि हार्ड वर्किंग डिपार्टमेंट आपका ये है। सेकंड आपका काम क्या रहेगा कि जो शासन से या यूनिसेफ और WHO से जो भी लेटर भेजे जाते हैं तो उनको प्रॉपर आपको टाइप करना पड़ेगा। शासनादेश जो भी आते हैं, जो भी सरकारी आदेश जीओ आते हैं और जिनको पत्राचार होते हैं, इनको आपको टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद पब्लिश करना पड़ेगा। ओके, आप समझ गए होंगे। और क्योंकि ये बच्चों से संबंधित है तो आप इंटरनेशनल के साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी लेटर आते हैं उनको आपको प्रॉपर उनका रिप्लाई करना पड़ेगा। जो भी उन्होंने मांग करी है कि हमें ये चीज़ चाहिए, इसका हमें डेटा चाहिए, तो आपको जल्दी देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में एक ऑफिस के अंदर ई ऑफिस के अंदर काम होता है, जैसे पहले बोल चुका हूँ मैं कि MIS की एंट्री, पोर्टल की रिपोर्टिंग, पोर्टल पे क्या चल रहा है, IGRS जो जन सुनवाई आती हैं, शिकायतें हो रही हैं, ये कितनी ज़्यादा शॉर्ट आउट हुई हैं, तो इनको सारा का सारा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना पोर्टल, इसमें कितने बच्चों को लाभ मिला, कितनी औरतों को लाभ मिला। पोषण ट्रैकर जो होता है, इसको आपको प्रॉपर ट्रैक करना पड़ेगा। इसका डेटा को डाउनलोड करना पड़ेगा। डेटा डाउनलोड करने के बाद उसको कंपाइल करके इसकी फाइल बनानी पड़ेगी। PDF बना लो, कुछ बना लो और शासन को भेजना पड़ता है। तो ये मतलब आप कह सकते हो काफ़ी एक हेक्टिक डिपार्टमेंट है, क्योंकि निदेशालय स्तर की जॉब है तो आपको छुट्टी भी सैटरडे संडे को मिल जाती है, लेकिन जो बच्चे लखनऊ साइड के हैं उनके लिए काफ़ी ठीक डिपार्टमेंट आपके लिए हो जाएगा। काम आपका एक और होगा यहाँ पर, जैसे आंगनवाड़ी जो स्टाफ होता है उससे जुड़ी जो फाइलें होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी कि आपको जैसे उनकी भर्ती करना, उनका ट्रांसफ़र करना, उनकी शिकायतें हैं, उनको सैलरी नहीं मिली, क्यों नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही, तो ये सारा का सारा आपको इनका सॉर्ट आउट करना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम्स इनकी हैं। अब इनकी लोकेशन कहाँ पर है ये ऑफिस, पहले बोला था कि जो डायरेक्टरेट ऑफिस है ये विभूति खंड में है, गोमती नगर विभूति खंड आपने देखा होगा, तो वहाँ पर ही ये इसका ऑफिस है। और वहीं पर आपको मतलब प्रॉपर 10 से 5 आप जाइए, काम करिए। कभी-कभी 5-6 बज जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं टाइम देना पड़ता है। थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है क्योंकि यूनिसेफ भी इसमें इन्वॉल्व है, WHO भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे NGOs भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यहाँ पर मतलब स्कीम चलती हैं, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे काम का बर्डन देखने को मिल सकता है। ओके। अब अगला डिपार्टमेंट आता है शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रबंधन अनुभाग। 6 नंबर का डिपार्टमेंट है शिक्षा निदेशक माध्यमिक। ठीक है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ तो थोड़ा सा जानकारी मुझे है इसमें, थोड़ी सी मतलब अब देखो इसमें आप पढ़ रहे होंगे कि शिक्षा प्रबंध अनुभाग, एक्चुअली जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो पुलिस के बाद में यूपी में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। तो अगर यहाँ पर जब आप डायरेक्टरेट ऑफिस प्रयागराज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग अनुभाग मिलेंगे। ठीक है। पेंशन अनुभाग, वहाँ पेंशन वाले सारे काम होंगे। बजट अनुभाग, सारा के सारा का बजट वाला काम होगा। सैलरी वाला बजट हो गया और एरियर वाला हो गया, सारे के सारे, या जो बच्चों की स्कीम्स आती हैं, प्राइज़ दिए जाते हैं तो उनका बजट वहाँ से रिलीज़ होता है, ये भी आपका एक तरह से बजट अनुभाग में होता है। और एक होता है लीगल सेल अनुभाग। लीगल सेल मतलब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो कोर्ट केस के मैटर होते हैं वो चलता है वहाँ पर। उसी में एक आपका ये अनुभाग है जिसको बोलेंगे शिक्षा निदेशालय शिक्षा प्रबंध अनुभाग, मतलब एजुकेशन मैनेजमेंट सेक्शन। ठीक है। जब आप
उस ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर ही अलग अलग एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे सारे सेक्शन बने हुए हैं। तो आपको पर्टिकुलर इस सेक्शन में जाकर ज्वाइनिंग मिलेगी, ये नहीं किसी में मिल जाएगा। एजुकेशन मैनेजमेंट सेक्शन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो अनुभाग काम क्या करता है ये भी इसके बारे में जान लो कि ये जो 9 से लेकर 12-12 तक के जो स्कूल्स होते हैं, 9 to 12 स्कूल होते हैं, इसकी स्कीम बनाना इस डिपार्टमेंट का काम है। ठीक, उसके बाद में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, एडेड स्कूल हैं, इनकी मॉनिटरिंग करना इसी डिपार्टमेंट का काम रहेगा। मैनेजमेंट है तो करना ही पड़ेगा। फिर जो शिक्षकों की जो भर्ती होती है, इनका प्रमोशन होता है, इनका ट्रांसफ़र होता है, और इनकी जो क्या प्रोसेस है, कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, कितने लोग ट्रांसफ़र होकर चले गए, कितने लोग रिटायर हो गए, ये सारा का सारा काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, सारा यही सारा काम होता है। स्कूलों में जो नियंत्रण होता है, उनकी मान्यताएं होती हैं, दो स्कूल के बीच में डिस्प्यूट हो गया, मैनेजर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, मालिकाना हक के लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो सारे के सारे मैनेजमेंट में ही जो होता है शिक्षा मैनेज प्रबंधन विभाग में सारा का सारा आपका सॉल्यूशन होता है वहाँ पे। केवल इतना ही रहता है। ओके, अब यहाँ पर एज ए जूनियर स्टूडेंट आपको क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले शिक्षकों, ये जो टीचर होते हैं, टीचर, तो उनसे संबंधित जितनी भी फाइलें होती हैं आपको टाइप करनी पड़ेंगी, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करना पड़ेगा इनको। उसके बाद में जैसे मान लो कोई शिक्षक आया, उसका सिलेक्शन हुआ, ये फाइल आपके पास में आएगी, उसका ट्रांसफ़र हो गया, फाइल आपके पास में चली जाएगी। उसका प्रमोशन से लेकर उसकी लीव हो गया, उसकी रिलीविंग होगी, जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो आपको ही करनी पड़ेंगी। मतलब नीचे से डी ऑफिस से लेकर जेडी ऑफिस से जो फाइलें आती हैं पर्टिकुलर, तो वो आपको वहाँ पर एक कंप्यूटर में और फाइलों में मेंटेन करके चलना पड़ेगा। फिर जो स्कूलों में आपने देखा होगा कि कभी एडेड स्कूल में क्या ज़्यादा होता है, राजकीय में इतना नहीं होता है। एडेड स्कूल्स में जो ज्वाइनिंग से लेकर जो कोई डिस्प्यूट हो गया मैनेजर और टीचर के बीच में, तो उसका भी सॉल्यूशन वहीं पर ही होता है। ओके, फिर जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर है, उसका ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र का आदेश बनता है, तो वो डायरेक्टरेट ऑफिस से ही बनता है। समझे बच्चे? जैसे मान लो कोई प्रवक्ता है गणित का, तो उसका स्थानांतरण हो गया, वो रहने वाला था मान लो रामपुर का, और हो चला गया, उसका ट्रांसफ़र करा लिया मुरादाबाद में, तो जो ट्रांसफ़र का लेटर होगा वो यहीं से बनकर आएगा आपके लिए। फिर और ये काम हो गया। सेकेंड थिंग क्या है कि अब एक ऑफिस के अंदर वाला ही सारा काम, वही बिल से संबंधित जितने दस्तावेज होते हैं वो कम करने पड़ेंगे। और टीचर्स का जो बजट होता है, उसकी कितना बजट चाहिए इनको, अपने जैसे मान लीजिए कि किसी ने लेट ज्वाइन किया या किसी सैलरी नहीं निकली, उसका एरियर कितना बना, तो एरियर भी आपको ही बनाना पड़ेगा। फिर वो जाएगा बजट अनुभाग में, सबसे पहले आप ही के पास में रहेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें एक काम आपको क्या कर सकते हैं कि जो मान्यता होती हैं, मान्यता ही आपके अंडर में ही आएगी, क्योंकि मैनेजमेंट है तो मान्यता ही आपके अंडर में आएगी। ठीक, नए स्कूल की जैसे नए स्कूल जब बने हैं तो उसकी मान्यता, पुराने जो स्कूल होते हैं उनका जो नवीनीकरण होता है, ठीक, ये आप करना पड़ेगा आप ही को। कितने स्कूलों का नवीनीकरण हुआ है, कितने नए स्कूलों की मान्यता हुई है, इसकी आपको पूरी फाइलिंग करनी पड़ेगी। कितने ऐसे स्कूल थे जो बंद हो चुके हैं, इनकी फाइलिंग आपको करनी पड़ेगी। फिर डिपार्टमेंट में ये आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद में ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जहाँ पर भाई, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, तो आरटीआई बहुत आती हैं, आईजीआरएस बहुत आती हैं। ओके, लगातार आरटीआई, तो इसके लिए आपको एक अलग से ही कनिष्ठ सहायक बना दिया जाता है कि केवल केवल आप ऑनलाइन शिकायतें होती हैं, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे वो आईजीआरएस हो, चाहे वो ऑफलाइन शिकायतें होती हैं, केवल केवल आपको इन्हीं का निस्तारण करना पड़ेगा और कुछ नहीं। जैसे मान लो कोई मैनेजर ने किसी कारणवश अपने टीचर को सस्पेंड कर दिया या कुछ भी कर दिया, उसे पता ही नहीं क्यों है, तो वो आरटीआई डाल देगा सीधा कि मुझे सस्पेंड कर दिया। फिर आप उस पर्टिकुलर स्कूल के मैनेजर से बात करेंगे कि भैया क्यों आपने इसको रिटायर कर दिया है, क्यों सस्पेंड कर दिया। तो अब क्योंकि आरटीआई जो होती है वो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो ये टाइम बाउंडेड होता है, आपको इसको जवाब देना ही पड़ेगा। ओके, सेकंड, ई ऑफिस, जैसे मैंने पहले बताया कि अब ई ऑफिस का सिस्टम चलने लगा है, तो ई ऑफिस में आप जितनी भी डेटा एंट्री है वो करनी पड़ेगी, जितनी भी शिक्षकों की सेवा सर्विसेज हैं वो अब ऑनलाइन ही अब स्टार्ट हो गई हैं, तो ऑनलाइन उनको डेटा फीडिंग कर सकते हैं और करनी पड़ेगी। फिर ई ऑफिस की नोटिंग ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ये भी काम आपको होगा।
अब बात करते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पर है। तो जो बच्चे प्रयागराज साइड के हैं, प्रयागराज साइड के, तो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि ये जो सिविल लाइन में इसका ऑफिस है, 10 से 5 इसका जॉब रहती है, और कभी कभी ज़्यादा नहीं, कभी कभी 5 6 7 बज जाता है जब ज़्यादा टाइम होता है। और ट्रांसफ़र का ये है कि आप डायरेक्टेड ऑफिस में रहेंगे, और डायरेक्टेड ऑफिस के बाद में आप कहीं भी नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग में करीब 4 5 साल तो वहीं रहेंगे। फिर अब हम आते हैं इस एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एनसीसी निदेशालय, मतलब ये जनपद स्तर का नहीं है, ये डायरेक्टेड लेवल का ही है, और ये लखनऊ में ही है। तो जो बच्चे लखनऊ साइड के हैं उनके लिए ये डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा सही रह जाता है, क्योंकि वो अपने लखनऊ में रहकर ही इस डिपार्टमेंट पर रह सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। निदेशालय स्तर का है, डायरेक्टेड लेवल का है। तो यहाँ पर ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीसी आपने देखा होगा कि यहाँ पर आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के कैंडिडेट जो होते हैं वो स्कूल कॉलेजेस से निकलते हैं। तो इनमें आपको क्या कर सकते हैं, इसमें जो आप ये डिपार्टमेंट है करना करता क्या है, पहले इसके बारे में देख लो। आपको थोड़ी सी एनसीसी की, मिलिट्री के जो वर्डिंग है उसको आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता तो जब आप ज्वाइन कर लेंगे तब आ जाएगा। ये जो डिपार्टमेंट है ये स्कूल कॉलेजेस में एनसीसी यूनिट की निगरानी रखता है। एनसीसी किसी कहीं पर एनसीसी किसी स्कूल में नहीं है, तो अगर वो स्कूल में चाहता है कि मुझे एनसीसी चाहिए, तो सबसे पहले इन्हीं के पास में जाएगा। तो वो देखेगा कि ये क्या पर्टिकुलर जो स्कूल है ये एनसीसी देने लायक है नहीं, या नहीं है। तो एनसीसी प्रोवाइड करवाना इसी डिपार्टमेंट का काम है, डायरेक्टेड लेवल का। ये डिपार्टमेंट जो एनसीसी के जो अधिकारी होते हैं इनकी बाकायदा पोस्टिंग करता है। पोस्टिंग के बाद में इनकी ट्रेनिंग भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। चाहे आप मिलिट्री में अधिकारी रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब एनसीसी अधिकारी बनेंगे तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर जितने भी एनुअल कैंप होते हैं, जो बच्चे हमारे साथी एनसीसी वाले होते हैं होंगे तो उनको पता ही होगा कि एक सीएटीसी होता है, आरडीसी होता है, टीएससी होता है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जिसको बाईईपी बोलते हैं। ये सारे के सारे जो एनुअली प्रोग्राम होते हैं, तो इसको कंडक्ट कराना, इसमें बच्चों का एनरोलमेंट करना, इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, ये आपको पूरा का पूरा इसको मेंटेन करना पड़ेगा एज ए कनिष्ठ सहायक, और ये इसी डिपार्टमेंट का काम है। तो एक तरह से देखा जाए ये काफ़ी हैवी वर्क वाला डिपार्टमेंट हो जाता है। ठीक, ये डिपार्टमेंट के काम भी बता दिए मैंने, और उसके बाद में डिपार्टमेंट में आपका काम क्या होगा ये बता दिया मैंने। जैसे एनुअल इनरोलमेंट की समरी 2025 में कितने बच्चों ने इनरोल किया। जैसे मान लो कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद में कितने बच्चों ने इनरोल किया, कितने बच्चे एनसीसी में प्रतिभाग हुए। ये सारी में आपकी रिपोर्टिंग बनानी पड़ेगी, एज ए डेटा बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारा का सारा आपका एनसीसी डिपार्टमेंट के लिए हो जाता है। और उसके बाद में जैसे कैंप जाते हैं बच्चों के, कैंप में कितना इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना इनका सामान चाहिए, वर्दी चाहिए, इनके सारे के सारे प्रोवाइड करवाना आप काम। जैसे मान लो कॉलेज बोल दिया कि हमें इतना सामान चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा उनको। फिर एज ए कनिष्ठ सहायक आपको ई ऑफिस होता है, वही चीज़ मैंने बताई। MIS एंट्री करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग भी आपको करनी पड़ सकती है इसमें। फिर जो स्टाफ और ऑफिसर से संबंधित जितने भी काम होते हैं लगभग आप करने पड़ सकते हैं। जैसे एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होते हैं, इनके ट्रांसफ़र कहाँ होता है, इनका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, इनकी पोस्टिंग कहाँ हुई, इनकी फ़ाइल पूरी आपको तैयार करनी पड़ेगी इनका। और इनका लीव, इनका प्रमोशन, इनका अवार्ड का रिकमेंडेशन करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये डिपार्टमेंट वर्कलोड वाला भी है, लेकिन ज़्यादा इसमें हेडेक नहीं है जितनी अभी ऊपर वाले जैसे रेवेन्यू में था या कमिश्नरेट वाले में था, और बाल विकास पुष्टाहार में था, या सिंचाई में है। तो उतना ही ज़्यादा इसमें हेडेक नहीं है, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट ये आपको एक देखने को मिलेगा। अगले डिपार्टमेंट पे आते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 8, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कनिष्ठ सहायक क्षेत्रीय स्तर हेतु। ये कौन सा है? हाँ, ये है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये है एक रीजनल लेवल का, क्षेत्रीय है, मतलब रीजनल लेवल का है ये। तो ये विभाग क्या, इसका विभाग काम क्या सिंपल सा होता है, आपको पता है, मैं बता दूंगा आपको। तो इस डिपार्टमेंट में गांव से जितने भी सरकारी निर्माण होते हैं गांव में, उनकी डायरेक्ट आपको निगरानी करनी पड़ेगी। पेपर वर्क क्या होता है वो देखना पड़ेगा। ठीक, तो इसका जो मेन एम होता है कि गांव में जो सड़क सड़क बन रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड योजना,
इनमें सड़क का निर्माण करवाना इसी डिपार्टमेंट का काम है। भवन का जो बिल्डिंग का निर्माण कराना इसी डिपार्टमेंट काम है, जिसमें आंगनवाड़ी की ऑफिस होता है, बिल्डिंग होती है, प्राइमरी स्कूल्स की बिल्डिंग होती है, पंचायत भवन होता है, जो CSC PSC जो स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं, तो इनका निर्माण करवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। फिर उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम देखा होगा आपने, जैसे नालियाँ हो गई, इनकी जल निकासी हो गई, ड्रेनेज सिस्टम, बाढ़ आ रही है तो किस तरह से पानी गांव से बाहर निकाला जाए, इन सभी का निर्माण कराना और इनको सॉल्यूशन करना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ठीक, जितनी भी किसी गांव में पुरानी बिल्डिंग्स हो गई हैं तो नई बिल्डिंग बनाना, पुरानी बिल्डिंग का दोबारा से इनको नवीनीकरण करना किसी से कह सकते हैं, ये भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ओके, एक होता है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको आप हिंदी उसमें बोलते हैं DPR बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाकर शासन को भेजना कि देखो हमें ये रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने ये काम किया प्रोजेक्ट पर, तो ये इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। अब आप यहाँ पर अगर जूनियर स्टूडेंट बन जाते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? अच्छा डिपार्टमेंट है ये एक रीजनल लेवल का है, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक स्तर का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग हो सकती है, लखनऊ में नहीं। तो जैसे ये जो डिपार्टमेंट है थोड़ा सा आपको फील्ड से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो कभी कभी आपको फील्ड पे जाना पड़ सकता है। ये नहीं कि ऑफिस में बैठे चौड़े होकर 10 से 5 बोले हम ऑफिस में ही बैठे रहेंगे, ये फील्ड वाला वर्क भी यहाँ पर होता है, तो आपको देखने जाना ही पड़ेगा। भाई मान लीजिए सड़क बन गई, कितनी बन गई, बिल्डिंग बन रही है, कितनी बन रही है, क्या ठेकेदार ऐसा तो नहीं कुछ में गलत सामान या सही सामान निकाला और बचा लिया हो, तो ये आपको थोड़ा सा देखने के लिए जाना पड़ सकता है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए किसी गांव में आ गया कि भैया मुझे आंगनवाड़ी का निर्माण करवाना है या सड़क की मरम्मत करवानी है। ओके, तो ठेकेदार को दे दिया। अब कितनी इसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल बनानी पड़ेगी, आपको बिल तैयार करना पड़ेगा। बिल वाउचर जो ठेकेदार की जब बात आती है तो ठीक ठीक बाइक्स आती हैं, तो उससे बिल वाउचर लेना पड़ेगा कि कितना आपने इसमें सामान लगाया है आंगनबाड़ी बनाने में या स्कूल बनाने में या सड़क बनाने में, तो उसको आपको भुगतान भी कराना पड़ेगा। आप भुगतान नहीं करोगे, आपका अधिकारी करेगा, लेकिन जो ड्राफ्टिंग है वो आप ही बनाएंगे। समझे? जैसे मान लीजिए किसी ने कोई स्कूल बना दिया, ठेकेदार ने एक प्राथमिक विद्यालय बनाया और बोला कि भाई 12 लाख रुपए का बिल है, तो आपको प्रॉपर बिल बनाना पड़ेगा कि ये इसमें इतना सीमेंट लगेगा, इसमें इतनी मोरम लगेगी, इतनी सरिया लगेगी, तो ये काम कर सकते हैं आप लोग, इसमें देखने को मिलेगा। अब जहाँ पर ठेकेदार रहता है तो ठीक है, वैसे मास्टर रोल तैयार करना, ओके, डेली बेसिस का रिकॉर्ड तैयार करना, ये भी आपका काम करना पड़ेगा। कितने मजदूर आए, कितने मजदूरों ने काम किया, उनको पेमेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि मजदूर आ रहे 10 और पेमेंट हो रहा 15 का, ठेकेदार आधा मार ले जा रहा। तो ये बाकायदा पर डे की आपको मजदूरों की अटेंडेंस भी ऑनलाइन मंगानी पड़ती है, इतने मजदूर आए थे। फिर आपको प्रॉपर पेमेंट की शीट बनानी पड़ेगी कि आज के दिन में इतना पेमेंट हम कर चुके हैं अभी तक का। जैसे जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, जैसे 12-13 लाख रुपए का प्रोजेक्ट अगर आया, तो उस प्रोजेक्ट का पैसा एकदम नहीं दिया जाता, थोड़ा थोड़ा दिया जाता। 20% दे दिया, 50% दे दिया, इतना काम अगर हो गया तो अब इतना काम के बाद पेमेंट आएगी, तब तक चाहे काम रुक जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इकट्ठा पैसा नहीं दिया जाता। तो बाकायदा आपको शीट बनानी पड़ेगी कि इस ठेकेदार ने इतना काम कर दिया, इतना काम बकाया, इस काम में फंड और चाहिए। ओके, तो अब अधिकारी आपका जाएगा, अधिकारी जब जाते हैं तो वो इंस्पेक्शन करके आते हैं कि भाई वास्तव में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये नालायक, बिल्कुल। तो जो इंस्पेक्शन करके जब आया तो आपको रिपोर्ट देगा कि ये देखो मैं इंस्पेक्शन करके आया हूँ, इसकी रिपोर्ट बना के ले आओ, क्या कमी मैंने पाई, क्या ठीक लगी और क्या सुधार हो सकता था इसमें, क्या पेमेंट में किया जाए या ठेकेदार को चेंज करना चाहिए। तो वो सारी रिपोर्ट अपनी तैयार करेगा, तैयार करने के बाद आपको दे देगा, आप उसको प्रॉपर लेटर पर ड्राफ्टिंग बनाएंगे, फिर आप उसको ऊपर शासन की तरफ भेज देंगे कि भाई काम इसका मुझे सेटिस्फैक्ट्री मिला या नहीं मिला, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, ये एक फिर वही चीज़ आती है कि एक होता है ई ऑफिस, और पोर्टल से संबंधित जितने भी काम होते हैं आपको करने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट कौन था भूल गया मैं, अच्छा ओके ठीक है। फिर RTI भी आ जाती हैं, RTI आ जाती हैं, शिकायतें हमेशा आती हैं। शिकायतें जैसे मान लीजिए किसी गांव में स्कूल बन रहा है, अब गांव वाले बोल रहे हैं कि भाई ये मटेरियल अच्छा नहीं लगा रहा है,
तो वो लोग शिकायतें करने आते हैं कि आपका ठेकेदार नालायक है, तो ये अच्छा नहीं बना रहा, तो शिकायतों का निस्तारण करना पड़ेगा आपका, ये आपका काम रहेगा। जूनियर इंजीनियर होता है, असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, इनकी फैक्चुअल रिपोर्ट की टाइपिंग करनी पड़ेगी आपको कि ये क्या करके आए हैं, क्या इन्होंने घटिया सामग्री देखी, क्या शिकायत करी नहीं करी इन्होंने, क्या वास्तव में सही है, इनको आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं आगे पोस्टिंग कहाँ रह सकती है। पोस्टिंग जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगे तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में जब आप ब्लॉक या ब्लॉक लेवल पर आपकी पोस्टिंग अगर होती है तो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के अंडर में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ओके, यहाँ पर सबसे सिंपल सी बात यह है कि जो बच्चे पढ़ाई करने वाले थोड़ा सा अच्छे करते हैं, यहाँ पर ये डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग का डिपार्टमेंट है नहीं, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, स्टाफ कम होता है, छोटा मोटा ऑफिस होता है, ज़्यादा बड़ा ऑफिस भी नहीं आता, एक कोना पकड़ कर अपनी तैयारी आगे की कर सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका कौन सा बताया था मैंने, निकल गया, हाँ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के बारे में, ये क्षेत्रीय स्तर हेतु है। अब अगला डिपार्टमेंट आता है आपका ग्रामीण अभियंत्रण विभाग खनिज सहायक मुख्यालय संपर्क का। ओके, अगला डिपार्टमेंट आता है मुख्यालय, मतलब हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ है इसका, ग्रामीण अभियंत्रण का, ये है आपका लखनऊ में। तो एक तरह से फिर से वही चीज़ आ गई कि जो लखनऊ साइड के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट रह जाता है। अगर आपको लखनऊ में रहकर लखनऊ में ही जॉब करनी है तो ये एक अच्छा डिपार्टमेंट आपके लिए भी है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि जितनी भी अभी खंड स्तर पे जो हम देख रहे थे, विद्यालय बना या नालियाँ बनाई गई या आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए, तो इनकी प्लानिंग बनाना, ये पहले बनाएंगे प्लानिंग, फिर वो नीचे वाले डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए नीचे वाले डिपार्टमेंट ने बोला कि सर हमें यहाँ पर एक विद्यालय और चाहिए, या हमें एक आंगनबाड़ी केंद्र और चाहिए, या हमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और चाहिए, तो ये अपनी टीम भेजेंगे कि वास्तव में बाकायदा बात सही है, इनको चाहिए या ऐसे मज़े ले रहे हैं। तो उसको जो जो नीचे से DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी, इसको अप्रूव करना इन्हीं काम रहेगा, समझे, जो मुख्यालय संपर्क का है। उसके बाद में जो फंड का एलोकेशन करना पड़ेगा। अब जो चीज़ प्रोजेक्ट आपने अप्रूव कर दी, इसके लिए आपको फंड भी रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो जियो होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं जियो, आप ये मतलब डिपार्टमेंट देता है कि इतना बड़ा अगर हमें आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है तो इसके लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा, कौन सी सलिया लगेगी, कितने mm की लगेगी, ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन भी ये डिपार्टमेंट ही देता है। उसके बाद में ऑडिट का, विजिलेंस का, ये सारा काम, ई-गवर्नेंस पोर्टल का सारा काम ये डिपार्टमेंट करता है। वर्क थोड़ा हैवी है यहाँ पर वही, क्योंकि मुख्यालय स्तर का है, लेकिन जो लखनऊ स्तर के लोग हैं बेचारे हमारे बच्चे, उनके लिए सही रहेगा। अब यहाँ पर इनका काम क्या होगा, आपका एज ए खनिज सहायक ज्वाइन करेंगे तो काम क्या होगा आपका, जितनी भी जैसे योजनाएं आई, नीचे से योजनाएं आई, ऊपर से जैसे जितनी भी योजनाएं ऊपर से आ रही हैं, तो उनकी स्क्रूटनिंग करना, उनकी फाइलें बनाना, फाइलों को नीचे भेजना DPR लेवल में, बजट का प्रस्ताव देना, बजट की स्वीकृति पत्र देना कि ठीक है, नीचे से आया कि भाई हमें इस विद्यालय बनाने के लिए इतना बजट चाहिए, तो बाकायदा आपने ड्राफ्टिंग बनाएंगे, ड्राफ्टिंग लेकर जाएंगे ऑफिसर के पास में, वो देख लेगा कि हाँ सही है इसका बजट, तो दे सकते हैं। ओके, फिर आता है जैसे मान लो ये इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले कि जैसे मान लो कहीं पर एक योजना आई, जल योजना, पेयजल योजना, कि बोले कि भाई 45 लाख रुपए खर्चा इसमें आएगा। तो जो ये कह सकते हो कि मान लीजिए बरेली जिला है, ठीक है, तो जिला बरेली से जो DPR फाइल है इसकी 45 लाख रुपए की, उसको टाइप करना पड़ेगा आपको। थोड़ा जितने भी मतलब मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए ठीक है, और नहीं तो जो दो दूनी चार नहीं जानते हैं उनके थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, भाई एक्सेल वाला काम है ये। तो अब शासन को रिपोर्ट भेजी जाती हैं, जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कमिश्नरेट है, वो रेवेन्यू से लेकर शासन के बीच का चैन है। तो ऐसे ही ये जो डिपार्टमेंट है मुख्यालय लेवल, ये नीचे वाला डिपार्टमेंट और शासन के बीच का एक चैन होती है, ये चैन डिपार्टमेंट है। तो जितनी भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड हो गई, या पंचायतों का निर्माण हो गई, इनकी जो जो भी रिपोर्ट है, इनको कंसोलिडेट करने के बाद में सीधे शासन को भेजी जाती हैं कि लो इतने हमारे पास में सड़कें बन गई, नाबार्ड से हमें इतना पैसा मिला, हमने ये निर्माण करवा दिया। फिर उसके बाद में एक वही बताया मैंने कि दर्पण पोर्टल होता है, डैशबोर्ड होता है मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर इनका
सारा का सारा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मतलब एक तरह देखा जाए तो काफ़ी हेक्टिक वर्क ये भी है। और फंड का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना, फंड कितना गया, क्या उतना फंड वास्तव में यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ। अगर थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा होता है तो ऑडिट होता है। ऑडिट में कुछ भी गड़बड़ आती है तो आपको कार्रवाई कर सकते हैं। अगर नहीं आती है तो आपको बाकायदा फंड का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ को, डीपीआर को। सही किया। ओके। फिर एज ए कनिष्ठ सहायक आपको आरटीआई का जवाब देना पड़ सकता है यहाँ पर है, और देना भी पड़ेगा। उसके बाद में जो विधानसभा प्रश्न भी कभी कभी आ जाते हैं, हमारे ऑफिस में भी आते हैं, तो देने पड़ते हैं कि माननीय विधायक जी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, जवाब मांगा है, तो 3 दिन में जवाब भेजिए। तो ये भी आपको करना पड़ सकता है। एमएलए जो होते हैं, एमपीज होते हैं, इनका कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट इस डिपार्टमेंट पे रहता है, तो इनके बाकायदा आपको जवाब भी देने पड़ेंगे और बनाना पड़ेगा। ओके। फिर आती है ई ऑफिस पीएफएमएस का, ई ऑफिस पीएफएमएस, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जितने भी इंस्पेक्शन होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, फाइल मैनेजमेंट होता है। कभी कभी आपको पता है इसमें कि डिपार्टमेंटल ऑडिट की कैग रिपोर्ट भी होती है। ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि सीएजी तक यहाँ पर कभी कभी इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है, इसको होना पड़ता है। तो ये सारा का सारा आपको इंस्पेक्शन की फाइल जब होगी ये बनानी पड़ सकती है आपको है। सोचो कितना हैवी डिपार्टमेंट ये देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, पोस्टिंग इसमें मैंने पहले बताई, पोस्टिंग कहाँ पर होती है इसमें। ये निदेशालय स्तर की जॉब है। इसका मुख्यालय गोमती नगर में है, लखनऊ गोमती नगर में है, तो वहाँ पर आपकी इसकी रिपोर्टिंग होगी। इस डिपार्टमेंट को समझ में आ गया होगा। अब अगला डिपार्टमेंट है हमारे पास में, क्षेत्रीय हो गया, मुख्यालय हो गया। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, ये अगला डिपार्टमेंट आ गया। देखो, जब आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से जब आप लखनऊ में एंट्री करते हैं, मोहन जाने क्या मोहना रोड पड़ता है, जाने मोहन रोड पड़ता है। एक्चुअली मैं एक ही बार मैं उधर से आया हूँ, अभी लगभग 10 दिन पहले उधर से लखनऊ आया था, तो ये रास्ते में ही मैंने देखी थी। मोहन जाने मोहना रोड है कुछ, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, मतलब रोड किनारे ही बनी हुई है। जो बच्चे जाते होंगे उन्होंने देखा होगा। किस किस बच्चे ने देखा कमेंट करके जरूर बताना। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ये नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है। ये आप कह सकते हो कि ये पहली भारत की रिहेबिलिटेशन दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं। इनका हियरिंग जो इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, इनकी सारी एजुकेशन, इनका रिहेबिलिटेशन यहीं पर होता है। क्योंकि बहुत से मतलब जब बच्चे इस तरह के हो जाते हैं, दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ये तो बेकार है हमारे लिए, क्या किया जाए, इसको पढ़ा लिखाते नहीं है, तो इन्हीं के वेलफेयर के लिए यूनिवर्सिटी को ओपन किया गया था। तो ये एक आप कह सकते हो कि एक आप काम के साथ साथ में आपको आपके एक वेलफेयर वाली यूनिवर्सिटी या आपके लिए जॉब रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या क्या काम होते हैं, जैसे जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, इनका एडमिशन करना, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना आपका काम रहेगा। उसके बाद में इनकी स्क्रूटनिंग करना। ओके। स्क्रूटनिंग के साथ साथ में इनको उसके अकॉर्डिंग उनका जो कोर्स वाइज अलॉटमेंट होता है कि आपको इस डिपार्टमेंट में या इस कोर्स को लेना चाहिए, वो काम इस वाली यूनिवर्सिटी में होता है। ओके। अभी उसके बाद में जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, इनकी स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर उनको प्रॉपर डिजिटलाइजेशन करना, ये काम आपका होगा। फिर कभी इनका क्या होता है ना कि ये प्रॉपर फ्री हो जाते हैं बाद में। डिसेबल्ड बच्चे हैं तो इनका ज़्यादा फीस नहीं लगती है, इनकी शुल्क माफ़ी भी करती है, मतलब फ्री पढ़ाई होती है। और जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं आती हैं उनका वेरिफिकेशन भी यही करती है कि वास्तव में, जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है, पैर वाला, पैर से दिव्यांग है, तो कोई भी उसके लिए योजना आई दिव्यांग बच्चों के लिए, तो उनका वेरिफिकेशन करना इस डिपार्टमेंट का काम है। डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी में ही ये सब चलता है। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो यूजीसी होती है, यूजीसी स्पेशल ग्रांट देती है इन जैसे बच्चों के लिए, कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं इनके लिए अलग से ग्रांट दे दी, और इसका यूटिलाइजेशन करना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, इसी मतलब कॉलेज में आता है। तो ये सारे के सारे मेरा मानना है कि काफ़ी ठीक ठाक डिपार्टमेंट है आपके लिए, लखनऊ वाले बच्चों के लिए। काम ज़्यादा इसमें है नहीं फिलहाल, और जो आप तैयारी करने के लिए भी सही डिपार्टमेंट ये आपको मिलेगा। और
ठीक है, तो मतलब एक तरीके से देखा जाए इसके ज़्यादा इसके बारे में जानकारी क्या दें। अब जो भी यूनिवर्सिटी में काम होते हैं लगभग सारे काम करने पड़ेंगे। इनका एग्ज़ाम हो गया, इनकी जो इंडेक्स होना लेटर जो बाहर से आते हैं, ई ऑफिस जो फाइलिंग होती है, ई फाइलिंग होती है, स्कॉलरशिप बच्चों की होती है, और ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। ये सारी सारी चीज़ें इसमें आपको करनी पड़ेंगी और कुछ इसमें खास तो है नहीं। बाकी एज ए अगर आप थोड़ा चाहते हो कि हम मानव सेवा कर लें तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट ठीक ठाक इसको मिलेगा, और जो लखनऊ के बच्चे हैं उनके लिए सही रहता है डिपार्टमेंट ये। तो अभी 10 डिपार्टमेंट को हमने आज कवर किया और लेंदी वीडियो हो चुका है। बाकी के डिपार्टमेंट्स के बारे में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ये। बाकी कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न हो किसी डिपार्टमेंट को लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।